डॉक्टर तरुण, हार्ट अटैक पहले एक बड़े बुजुर्गों की बीमारी इसे समझा जाता था, लेकिन अभी 30 से 40 साल के यंग एज में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ये यंग एज में हार्ट अटैक क्यों, क्या कारण है? बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले लोगों को लगता था कि मैं यंग हूँ, मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, और ये प्रॉब्लम एल्डरली पॉपुलेशन की है। अगर हम डाटा की बात करें जो लास्ट 30 ईयर्स में एनालाइज करते हैं, जो 1996 में अगर हम बोले कि जो डेथ रेट था हार्ट अटैक से वो नियरली 15% था, जो आज की डेट में 2016 का ICMR का डाटा बोलता है नियरली 28% है। सिमिलरली 1990 की बात करें, जो हार्ट से डेथ होती थी हार्ट डिजीज से, वो नियरली 2.4 मिलियन थी, जो 2020 में नियरली 4.8 मिलियंस के आसपास हो गई। तो लास्ट 30 ईयर्स में देखेंगे जो बर्डन है, जो डेथ रेट है हार्ट प्रॉब्लम से, नियरली डबल हो गया। एज ग्रुप भी कम हुआ है। डेफिनेटली जो हम बात करें इंडियन और वेस्टर्न लिटरेचर की, ऑलरेडी इंडिया में जो हार्ट डिजीज़ थी वो 1 डिकेड अर्ली आती थी। अगर हम बोले कि US में अगर वो 65 पे हार्ट अटैक के ज़्यादा इंसिडेंस थे, इंडिया में 50-55 पर थे। पहले ही हम 1 डिकेड अर्लियर से 10 ईयर अर्लियर ज़्यादा फेटल हार्ट अटैक्स होते थे। तो जो 30 to 60 ईयर्स का एज ग्रुप है उसमें इंडिया में पहले भी और अभी भी नियरली 2/3 ऑफ हार्ट अटैक के केसेज आते हैं। अगर हम यंग हार्ट अटैक की बात करें लेस देन 40 ईयर्स की, इसमें नियरली 15 to 20% का इंसिडेंस है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हमने जो लास्ट 20 ईयर्स में किया है वो अभी हमें उसके बेनिफिट्स या हम इफेक्ट देखने को मिले हैं। अगर आप बात करें इंडिया में सारा का सारा मेजर चेंज आया 1990 या 2000 के आसपास। इंडस्ट्रीज आई, व्हीकल्स आए, पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, ग्रीन कवर खत्म हुआ, है ना, डाइटरी हैबिट्स खत्म हुई लोगों की। पहले लोग वॉक ज़्यादा करते थे, साइकिलिंग करते थे, और उनका हेल्दी फूड होता था, घर का खाना खाते लेकिन थे। यहाँ पर मेरा एक और सवाल आता है डॉक्टर तरुण, डॉक्टर तनुजा, कि अक्सर हम कहते हैं अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज करिए, लेकिन कई ऐसे हार्ट अटैक के केसेस आए कि व्यक्ति तो काफ़ी फिट दिखता था, एक्सरसाइज ही कर रहा था। जी, एक्चुअली देर आर, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, तो आयुर्वेद के अनुसार और जो डेटा कहता है, तो बदलती जीवन शैली और तनावग्रस्त जीवन, ये दोनों भी उसके कारण हैं। और जो 5 मेन उसके जो हेतु हम कह सकते हैं कि क्यों हार्ट अटैक बढ़ा है यंग पॉपुलेशन में, उसमें सब्सटेंस एब्यूज़ ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा पार्टियों में एक तरीका बना है, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, कि अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ये भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। खान पान, गलत खान पान की आदतें, क्योंकि जंक फूड, बहुत ज़्यादा फैटी खाना लेना, ये भी इसकी एक आदत है। प्री डायबिटिक कंडीशन, क्योंकि गलत ऑयल, जंक फूड, चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने से, बेकरी आइटम ज़्यादा लेने से जहाँ ब्लॉकेज ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी एक कारण है। और स्ट्रेस, ये भी बहुत कारण है। तो मतलब व्यायाम ना करना, खान पान में बदलाव, स्ट्रेस युक्त जीवन शैली, क्योंकि IT वह भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा तनाव है, और सब्सटेंस एब्यूज़, ये बहुत सारी चीज़ें हार्ट अटैक को बढ़ा रही है। जी, डॉक्टर तनुजा ने ब्लॉकेज की बात की। मैं डॉक्टर अरुण आपके पास आना चाहूँगा। जब व्यक्ति को बताया जाता है कि आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो बहुत दुख होता है, तो थोड़ा बताइए कॉर्नरी आर्टरीज कितनी होती हैं? कई बार सुनने में आता है जी माइनर हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक था, कैसे समझें? देखिए, कोरोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। जो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी है वो 2 में विभाजित हो जाती है आगे जाकर। तो एक तरीके से 3 कोरोनरी आर्टरीज आप कह सकते हैं। ये मानना कि कोई हार्ट अटैक माइनर है, दिस इज नॉट करेक्ट। एवरी हार्ट अटैक इज सीरियस एंड शुड बी टेकन सीरियसली, बिकॉज हार्ट अटैक से कई ऐसे खतरनाक अरिथमियास हो सकते हैं जो कि तकलीफ दे सकते हैं, या ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो कि पेशेंट की जान के लिए खतरा बन जाते हैं। तो जब भी हार्ट अटैक हो और ये पक्का हो कि हार्ट अटैक हो चुका है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। जो मॉडर्न पद्धति है, जो ट्रीटमेंट इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके लिए हमको जरूर प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर अरुण, अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो फर्स्ट एड के तौर पे सबसे पहले व्यक्ति क्या करे? सबसे पहले उस व्यक्ति को चाहिए कि वो एक एस्पिरिन की टैबलेट च्यू कर ले। दैट इज द बेस्ट ही कैन डू। आई थिंक सभी लोगों को अपने घर में एक एस्पिरिन की टैबलेट जरूर रखनी चाहिए। एस्पिरिन उतना ही अच्छा काम करेगी जितना कि आप एक सुसज्जित अस्पताल में जाते हैं और आपको इंट्राविनस थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट मिलता है।
जी, तो या- दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब एस्पिरिन च्यू करनी है, पानी नहीं देना है उस वक्त? हाँ, च्यू कर लीजिए, उससे वो जल्दी सर्कुलेशन में आएगी और उसका इम्पैक्ट जल्दी होगा उस पेशेंट के लिए। जी जी डॉक्टर तरुण, खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो गया, अब मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ मसूरी में, आप पर्वत गए थे वहाँ हो गया, और अस्पताल देहरादून में है, आने में एम्बुलेंस में 1 घंटा लगेगा, तो क्या पोस्चर रखें? उसको बिठाएं, व्यक्ति को लेटा दें, क्या करें? देखिए यूजुअली जो अप्रोच रहती है, पेशेंट को कंफर्टेबली बैक सपोर्ट से बिठा दीजिए आप, और जो नियरेस्ट सेंटर है, अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको कार्डियक सेंटर में ले जाने की जरूरत है, जो नियर सेंटर है वहाँ लेके जाइए आप। अच्छा। क्योंकि आजकल ये धारणा है, क्योंकि जो हम क्लास 1 इंडिकेशन की बात करते हैं वो प्राइमरी पीसीआई है, एक्यूट एमआई के लिए, इसमें स्टंटिंग की बात करते हैं हम। लेकिन इंडियन सेटिंग में जहाँ हर जगह कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, लैब नहीं है, वहाँ आप थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स होते हैं जो दे आर वेरी चीप, 500,000 रुपीज़ में आ जाते हैं, स्टेप्टोकाइनेज, टेनेक्टिप्लेज, एल्टीप्लेज, जो आप कोई भी सिस्टर, डॉक्टर, टेक्नीशियन भी लगा सकते हैं। इवन यूएस में तो कल्चर है कि वो ट्रांजिट में लगा देते हैं, एम्बुलेंस में टेक्नीशियन ईसीजी आपको भेजेंगे, डायग्नोज करेंगे दिस इज मेजर हार्ट अटैक, आपको एम्बुलेंस में वो थ्रोम्बोलिटिक लगा देते हैं, उससे आर्टरी ओपन मिल जाती है, आपको टाइम मिल जाता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है फोन लाइन पर, नागेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। हेलो जी मैम, जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सवाल सर पूछिए। मुझे जो है कोरोना हुआ था। जी जी, मुझे कोरोना हुआ था, इसके बाद मैं कोई काम करता हूं तो सीने में दर्द होने लगता है सर। जी डॉक्टर तनुजा, कोविड तो संपन्न हो गया, अभी जी। भी है, पर क्या उसका असर है? लॉन्ग कोविड सुनते हैं हम, उसका असर है हार्ट पर? जी जी, कोई बार जिसको कार्डियोमाइटिस, जिसको इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स भी हार्ट पे है, तो लॉन्ग कोविड में कई बार ऐसा कई लोगों को चेस्ट में कंजेशन होना, मतलब छाती में भारीपन होना, सांस की कमी, तनाव, फटीग, और उन्होंने जैसे हेडेक कहा, ये सभी चीज़ें हो सकती है। तो आयुर्वेद ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने के दरमियान, कोरोना के दरमियान, जो हम कह रहे हैं कोविड के साथ भी और कोविड के बाद भी, हम जो काढ़ा बनाया था, आयुर्वेद का जो आयुष कषाय जो काढ़ा था, जिसमें अभी जो पहले भी कही गई, जिसमें दालचीनी, सोंठ, तुलसी, काली मिर्च और मुनक्का, ये 5 चीज़ों का काढ़ा बनाया था, वो अवेलेबल भी है, घर में भी बना सकते हैं। वो सुबह शाम लेने से ना ब्लॉकेज होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होते हैं, तनाव कम होता है, कोविड के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं लॉन्ग कोविड के, वो भी कम होते हैं। तो ये काढ़ा सुबह शाम लेना, या सुबह उठ के गर्म पानी में नमक, हल्दी या नींबू, अदरक और गुनगुना पानी, खाली पेट ले लें, नींबू और सुबह अदरक उठ के नींबू, और शहद। ये खाली पेट लेना, लेना। ये बहुत अच्छा असरकार है, हर घर में हर कोई इसको कर सकता है। जी डॉक्टर तरुण, क्या रेगुलर चेकअप हमें इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकता है कि हार्ट अटैक की पहले से ही जांच हो जाए? डेफिनेटली जो रेगुलर चेकअप है, हम पहले बोलते हैं 35-40 ईयर्स की एज में स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमारे पे केसेस आ रहे हैं यंग एज में, आई विल रिकमेंड कि 20-25 की एज में आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ आपको कार्डियक डिजीज़ है, तो आपको 20-25 की एज में आपको एटलीस्ट अपना शुगर, लिपिड प्रोफाइल ये चेक करना है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम है तो आपको ईसीजी, इको, टीएमटी भी आपको करवाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर, जैसे मैम ने बताया कि स्मोकिंग आज की डेट में टैबू नहीं है, वो एक स्टाइल बन गया लोगों का। स्मोकिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स। देन डायबिटीज़, ये दोनों के दोनों मिलके 2 × 2 4 नहीं होते हैं, 40 बन जाते हैं। देन हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, तो ये ऑल दिस रिस्क फैक्टर शुड बी अवॉइडेड एट अर्ली एज। स्कूल में अगर काउंसलिंग करते हैं आपकी, ये आपको नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना है, तो बच्चा ओबीज नहीं होगा, ओवर वेट नहीं होगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहेगी। तो जो यंग एज में आएगा तो ही वॉन्ट बी ओवर वेट, ही वॉन्ट बी हाइपरटेंसिव, उसकी शुगर लेवल कंट्रोल होगी। अगर हम स्मोकिंग को भी इंक्लूड कर दें कि अवॉइडिंग स्मोकिंग एट अर्ली एज, तो ये काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर आप मिडिल एज में नहीं होंगे, और उसके बाद आपको हार्ट डिजीज से प्रिवेंशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जी बिल्कुल, तो आप ज़रूर अपना एक एनुअल चेकअप प्लान भी करें, जहाँ पे ईसीजी करा सकते हैं, एको आप करा सकते हैं। डॉक्टर अरुण, आपके पास मैं आऊँगा, जब अगर हार्ट अटैक होता है तो हम एंजियोग्राफी की बात सुनते हैं, तो व्यक्ति खुद कुछ चयन कर सकता है कि एंजियोग्राफी कौन सी करानी है? कई बार सीटी एंजियो की बात होती है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कैसे डिसाइड करता है डॉक्टर? देखिए, अगर हार्ट अटैक हो चुका है और वो कंफर्म्ड है, तो सीटी एंजियो की इतनी फायदा नहीं है, इतना बेनिफिट नहीं है उस पेशेंट को। ऐसे मौके पे इन्वेजिव एंजियोग्राफी करानी चाहिए। आजकल कलाई के माध्यम से इसको किया जाता है मुख्यतः,
और ये बहुत ही सरल प्रोसीजर है। इट इज बेसिकली अ सोफिस्टिकेटेड एक्सरे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि ब्लॉकेज कितना है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो डॉक्टर अरुण, अगर मान लो डॉक्टर कहता है 2 आर्टरीज में ब्लॉकेज है, एक में 90 एक में 70, क्या एक साथ डॉक्टर दोनों का इलाज कर सकता है या एक एक करके? देखिए, दोनों का इलाज एक साथ संभव है, क्योंकि कई बार ऐसा कारण बनता है कि दोनों आर्टरीज नुकसान पहुंचा रही होती हैं। कई बार डॉक्टर की अपनी क्लिनिकल उसका मेथड है और वो सोचता है कि जिस आर्टरी ने अटैक किया है, जो कल्प्रिट है, पहले उसको ठीक किया जाए और एक बार जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो उसके बाद बाकी आर्टरीज को जो कि डिजीज्ड हैं उनको भी खोला जा सकता है। जी। बट टू से दैट ओनली वन आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल इज आल्सो एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज एट टाइम्स द 2 आर्टरीज कुड बी इन्वॉल्व्ड। देखिए, जब हम कार्डियक रिस्क फैक्टर असेस करते हैं तो जैसे मैडम ने बताया इन्फ्लामेशन के लिए हम सीआरपी या हाईली सेंसिटिव सीआरपी मॉनिटर कर सकते हैं, लिपिड्स को हम देख सकते हैं, और अगर एक एज है तो हम कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन देख सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ सीटी स्कैन में आपको कैल्शियम देखना है, आर्टरीज का कैरोटिड इंटीमा थिकनेस देखनी है, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसेस, ये सब आपके रिस्क असेसमेंट करते हैं। अगर आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, लिपिड स्टैटिन्स बोलते हैं हम उसको, तो आप लेंगे तो उससे कार्डियक डिजीज प्रिवेंशन काफ़ी हद तक पॉसिबल है। कितनी % ब्लॉकेज हो कि स्टेंट डलवाने की जरूरत नहीं है, जीवन शैली में बदलाव से ठीक हो जाएगा? अगर 70% से कम ब्लॉकेज है तो यूजुअली दे कैन बी मैनेज मेडिकली। ओके। इवन स्टडीज में ये पाया गया है कि यानी कि जो इंट्रायूट्राइन डेथ हुई या अर्ली इन्फेंसी में डेथ हुई बच्चों की, उनकी ऑटोप्सी की गई 20-25 सब्जेक्ट्स की, तो उनकी आर्टरीज में भी प्लाक्स मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स मिले, जो बच्चे मर गए थे इंट्रायूट्राइन में भी। किसमें इंसिडेंस ज़्यादा था? जिनकी मदर स्मोक करती थी या उनको डायबिटीज़ था। तो इवन जो मेटरनल स्मोकिंग की हैबिट्स आ गई है या डायबिटीज़ का इंसिडेंस आ गया, तो ये अर्ली एज में आपको प्लाक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स आ जाते हैं। जी। डॉक्टर तनुजा, राजकुमार जी हैं झारखंड से फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो। जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, हम प्रभात कुमार बोल रहे हैं जी। बोल रहे हैं सर कि मेरा मसल्स बढ़ गया है, तो इसका इलाज है क्या? HOCM। क्या बढ़ गया है आपका? हार्ट मसल्स बढ़ गया है। अच्छा। एपिकल HOCM। जी। देखिए, जो हार्ट डिजीज होती हैं, कुछ कंजेनाइटल डिजीज भी होती हैं, जैसे कि HCM इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें आपकी हार्ट की मसल एब्नॉर्मली थिक हो जाती हैं। इसमें क्या रहता है कि आपका सप्लाई डिमांड मिसमैच होने से पेन हो सकता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है। यस, इसका ट्रीटमेंट फिजिबल है। इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इनिशियली हम मेडिसिन देके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत एक्सेस में हो गई या सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी अब्लेशन या सर्जरी भी पॉसिबल है। ओके डॉक्टर साहब, बेस्ट तो है कि हार्ट की दिक्कत आए ही नहीं जी। तो प्रिवेंशन के और स्ट्रेटजीज बताइए, और फिर जिसको स्टेंट डल गया है उसको भी क्या एहतियात बताएंगे आप आयुर्योग के हिसाब से? जी, आयुर्योग एक प्रिवेंशन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद। मैनेजमेंट भी है लेकिन होलिस्टिक मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। इसकी एक बहुत अच्छी चतुसूत्री एक श्लोक में ही बताया है कि नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षाकारी विषयेषु आसक्तः। इसका मतलब है हितकर आहार, हितकर विहार, मतलब डाइट एंड लाइफस्टाइल। लेकिन वो एक दिन करूँ, कभी कभी करूँ, हफ्ते में एक बार करूँ, ऐसे नहीं, नित्य। मतलब वी शुड इनकलकेट हेल्दी डाइट हैबिट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज। तो डाइट हैबिट कौन सी हो, जैसे आपने सवाल पूछा, तो फ्रेश इज़ द कीवर्ड। क्योंकि अगर जो भी आप समय पे, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, अगर आपका ब्रेकफास्ट है 8:30 से 9:30 के बीच में, खाना है 1 से 2 लंच टाइम, बीच में आप कुछ टी टाइम में ले लीजिए, और 8 से पहले आपका खाना समाप्त करें। तो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाता है, रेस्ट भी मिलती है। और हर खाने के बाद आप 15 मिनट थोड़ा सा चलिए, वॉक करिए, कि जिससे आपका सर्कुलेशन, खाना पचने में भी आसान हो। ये एक हो गया खाने में। खाने में आपको सिंपल, मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया ऐसे खाना नहीं होना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी, इसमें ज़्यादा सलाद, ज़्यादा सब्जी और ज़्यादा दाल, इसको आप समावेश करें, कम कार्बोहाइड्रेट्स।
और जो भी अनाज हो वो मोटा अनाज, आजकल जो मिलेट का है उस वो से ले सकते जी डॉक्टर तरुण, आप कुछ कहना चाहते जी हैं? बिल्कुल, जैसे मैम ने बताया कि एक्सरसाइज अगर आप 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एटलीस्ट 5 डेज ऑफ वीक, तो आपको हार्ट डिजीज से प्रिवेंशन तो होता है। ज्यादा एक्सरसाइज के जो केसेस आए हैं वो हैवी नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ग्रेजुअली बिल्डअप करना है, और आपको जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, जो अननेसेसरी के सप्लीमेंट्स हैं, वो भी नहीं लेने, नेचुरल डाइट पे जाना। आपको बहुत एक्सोटिक फूड लेने की जरूरत नहीं है, जो सीजनल फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स आते हैं वो सफिशिएंट है। बस आपको स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, मॉडरेशन में अल्कोहल ले सकते हैं लेकिन उसको भी अवॉइड कीजिए, और योगा और मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस आज की डेट में बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ में, तो अगर वो भी, तो कहने मतलब होलिस्टिक और इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए। बिल्कुल, हेल्दी हार्ट के लिए होलिस्टिक रेसिपी देने के लिए डॉक्टर तरुण, डॉक्टर तनुजा और स्काइप से हमारे डॉक्टर अरुण का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।